हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजे इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2021 में जो सीटेट का पेपर हुआ था उसके सीटीपी के बारे में बताएंगे। कब का पेपर है ये? 2021 में जो सेकंड पेपर हुआ था सीटीपी का, ये उसके प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। तो बाल्यावस्था की अवधि में विकास के इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से कौन सा सही है? क्या धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है, या फिर बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, या फिर केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, या फिर अनियमित और असंबद्ध होते हैं? तो बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। आपका जो ऑप्शन सेकंड है ये सही हो जाएगा। बाल्यावस्था की अवधि का विकास जो होता है ये इसमें बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। सेकंड प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि निकट से विकास का क्षेत्र क्या होता है ये पूछा गया है। निकट से विकास का क्षेत्र होता है यानी कि जेडपीडी पूछा गया है। ये वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न है। तो क्या होता है जेडपीडी? पहला ऑप्शन कहता है क्या बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है, या फिर सेकंड ऑप्शन कहता है विभिन्न इस प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन सी कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, या फिर ऑप्शन फोर्थ कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो इसमें जेडपीडी पूछा गया है। आप इसका सही जवाब बताएं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, ये बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाला जो माध्यम क्षेत्र होता है वही कहलाता है निकटतम विकास का क्षेत्र, यानी कि जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये क्या होता है? मान लो कोई बच्चा जो है 2 + 2 = 4 नहीं कर पा रहा है, तो या फिर आप मान लीजिए कोई बच्चा जो है साइकिल तो चला लेता है लेकिन गाड़ी को नहीं चला पाता है, किसी बड़े जो है बड़े की सहायता से वह गाड़ी चलाना सीख लेता है, या मान लो किसी सवाल को हल करना सीख लेता है किसी की द्वारा सहायता से, लेकिन वह हमेशा के लिए सीख लेता है उस चीज़ को। तो वही होता है निकट से विकास का क्षेत्र यानी कि जेडपीडी। अब अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रात्मक अवस्था में क्या करते हैं? तो ये आपका प्रश्न है तीसरा प्रश्न। अब इसमें 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प कहता है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्त चिंतन करने में समर्थ होते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन कहता है केंद्रीकरण और अनुकृति सोच में आबद्ध हैं, या फिर ऑप्शन 3 कहता है संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, या फिर ऑप्शन 4 कहता है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रात्मक अवस्था में क्या करते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने लगते हैं बच्चे अमूर्त संक्रात्मक अवस्था में। अब अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को जो है संक्रियात्मक पूर्ण से बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग में सुरक्षित रहता है। तो लॉरेंस कोहल वर्ग के किस अवस्था के तहत ये माना गया है? तो क्या ऑप्शन ए कहता है दंड और आज्ञा पालन की अभिविन्यास के तहत, या फिर ऑप्शन सेकंड कहता है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास के तहत, या फिर ऑप्शन थर्ड कहता है ये यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास के तहत, या फिर ऑप्शन फोर्थ कहता है सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत के तहत।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड कहता है कि सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास के तहत, ये क्वेश्चन सही होगा। अगला प्रश्न है, इंग्लिश में भी है, आप लेफ्ट साइड इंग्लिश में भी देख सकते हैं प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्ध के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो ये जो है ये आपका बुद्धि के प्रकार हो गया और ये अंत स्थित अनुपालन संभावना है। तो इसमें से कौन सा सही होगा ये बताया गया। क्या जो स्थानिक मनोवैज्ञानिक अंतराव्यक्तित्व विक्रेता या फिर भाषिक मूर्तिकार या फिर शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी? तो इसमें कह रहा है कि किसके अनुसार कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति के अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब हो जाएगा वो शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी, ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 6 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कहता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या सही है? पहला ऑप्शन कहता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सेकंड ऑप्शन कहता है बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। या फिर ऑप्शन थर्ड कहता है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। या फिर ऑप्शन फोर्थ कहता है स्कीमा के परिपक्व से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इसमें से कौन सा सही है? अब क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें क्या होता है संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। 7 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता का मूल्यांकन क्या हो सकता है आगे? बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, या फिर बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, या फिर अभिभावक को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है, या फिर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायता करता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक जो है अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का कैसा मूल्यांकन करता है? तो ये ऑप्शन 4 आपके सामने है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक जो है प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण होता है, अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायता करता है। ये होता है मूल्यांकन करने का मतलब। 8 नंबर प्रश्न दोस्तों, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी होगी? तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन कहता है लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें स्वीकार करना। ऑप्शन बी कहता है समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। या ऑप्शन थर्ड कहता है एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। या फिर ऑप्शन फोर्थ कहता है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो इसमें कौन सा जो है सही होगा, कौन सा विकल्प रूढ़िवादिता को कम करने के लिए, जेंडर रूढ़िवादिता को किस ऑप्शन के तहत कम करने में अधिक मदद करेगा? तो अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श के लिए प्रोत्साहित करना, ये हो जाएगा रूढ़िवादिता को कम करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषाई को समझना चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है एक गुण और साधन के रूप में, या फिर एक रुकावट के रूप में, या फिर एक समस्या के रूप में, या फिर एक व्यवस्थागत मुद्दे के रूप में। तो 9 नंबर का सही क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा एक गुण और साधक के रूप में। जो अध्यापक होते हैं, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिकता जो होती है, मतलब कई सारी भाषाएं, उसको क्या समझना चाहिए?
एक गुण और साधन समझना चाहिए, ना कि रुकावट, समस्या या फिर व्यवस्थागत मुद्दा। एक कक्षा में जितनी अधिक भाषाएं बोली जाएंगी उतना ज़्यादा बच्चे अलग अलग भाषाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो इसलिए एक साधन के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, तो कौन सी होगी बालक केंद्रित कक्षा? और क्वेश्चन नंबर 10 होगा। तो क्या अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है, या फिर अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, या फिर ऑप्शन थर्ड कहता है बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, या फिर ऑप्शन फोर्थ कहता है अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये बाल केंद्रित कक्षा कौन सी होगी ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये होती है बाल केंद्रित कक्षा। 10 नंबर प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? क्या लेविगोत्स्की के अनुसार, या फिर जीन पियाजे के अनुसार, या फिर अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार, या फिर बीएफ स्किनर के अनुसार? तो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, लेविगोत्स्की। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन भी हुई होगी। कन्फ्यूजन क्या हुई होगी कि यहाँ पर दिया है संज्ञानात्मक विकास जो कि जीन प्यासे से संबंधित होता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में जो सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जहाँ पर सामाजिक संस्कृति होगा वहाँ पर कौन होगा? लेविगोत्स्की होंगे। लेकिन जहाँ पर संज्ञानात्मक होगा, संज्ञानात्मक विकास है संज्ञानात्मक, तो वहाँ पर आपके जीन पियाजे जी होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया था, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया तो लेविगोत्स्की, ये याद रखिएगा, कन्फ्यूजन यहाँ पे न रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो जो आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है ये पूछा गया। तो कौन सी? क्या बड़े आकार से मुद्रित पुस्तकें, या फिर त्रिवियामी नक्शे और चार्ट, या फिर बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट, या फिर छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट? तो जो आंशिक दृष्टि वाले बच्चे हैं उनके लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त नहीं है अधिगम के लिए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, छोटी मुद्रा वाली वर्कशीट जो होती है, छोटी मुद्रा वाली वर्कशीट, ये कम दृष्टि वाले या आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए अधिगम में उपयुक्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है समावेशी जो शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है? जो समावेशी शिक्षा होती है उसके पीछे का अंतर्निहित विचार क्या है? क्या बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रबंध करना, या फिर सेकंड ऑप्शन बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, या फिर ऑप्शन थर्ड होगा अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं का प्रावधान करना, या फिर दार्शनिकता के सभी बच्चों के नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। तो जाहिर सी बात इसका काफ़ी आसान सा सवाल है, ये इसका सही जवाब सभी लोग दे लिए होंगे, ऑप्शन फोर्थ इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कक्षा जो समावेशी कक्षा होती है उसमें जो सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं वही होती है समावेशी कक्षा। अगला प्रश्न है, कह कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? तो क्या चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्तता दूर करने के क्रियाकलापों को देकर, या फिर वे प्रश्न देकर जिसमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो, या फिर प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, या फिर रटने पर आधारित परीक्षा देकर? तो जो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकता किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सही जवाब हो जाएगा जो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे होते हैं क्लास में उनको चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए और
निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देना चाहिए। अगला प्रश्न है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। ऑप्शन फर्स्ट है, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, या फिर पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण के द्वारा, या फिर थर्ड ऑप्शन है, उनके पढ़ने और लिखने के कौशल के विश्लेषण के द्वारा से, या फिर आपका ऑप्शन फोर्थ कहता है उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड कहता है उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण के द्वारा पठन वैफल्य जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। तो ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न। प्रश्न कहता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, या फिर अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, या फिर ऑप्शन थर्ड कहता है विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, या फिर ऑप्शन फोर्थ कहता है कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे को समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये इसमें से प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए कौन से जो पद्धति प्रभावशाली नहीं है, ये पूछा गया। तो 16 नंबर का प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर ध्यान न देना पड़े। तो ये सबसे कम प्रभावशाली या फिर प्रभावशाली नहीं होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, कह रहा है कि विद्यालय बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक अवस्था कौन सी है। बच्चों के अधिगम के जो शारीरिक अवस्था में संवेगिक अवस्था कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है अवस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर अवस्था की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, या फिर ऑप्शन थर्ड कहता है संवेगिक अवस्था का कोई आपसी संबंध नहीं होता, या फिर ऑप्शन फोर्थ कहता है कि कोई भूमिका नगण्य होती है नहीं होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 17 नंबर प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये जो संवेगिक अवस्था होती है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के अधिगम और शारीरिक अवस्था और संवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 18 नंबर प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है, एक मिनट रुकिएगा। प्रश्न कहता है कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। तो क्या विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वह अपने मनोभाव और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएँ, या फिर ऑप्शन सेकंड कहता है विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करने के लिए योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, या फिर ऑप्शन थर्ड कहता है विद्यार्थियों को संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि वो बहुप्रक्षेप करने में सशक्त हो सकें, या फिर ऑप्शन फोर्थ कहता है कक्षा में विविधता की उपेक्षा करने के शिक्षण के मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो ये चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन में इसमें से कौन कौन सा सही होगा, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में कहता है फर्स्ट और थर्ड, सेकंड में कहता है सेकंड और थर्ड ऑप्शन, और थर्ड ऑप्शन में कहता है कि आपका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, या फिर ऑप्शन फोर्थ कहता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी। तो 18 नंबर प्रश्न है, इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट में क्या कहता है, ये कहता है कि पहला है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वो अपने मनोभाव और अभिप्रेरणों को सुनिश्चित कर सकें, और थर्ड में कहता है विद्यार्थियों को संवाद और परिचर्चा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे बहुपरिक्षेप करने के लिए सशक्त हों। तो इसलिए आपका फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर, प्रश्न कहता है कि
अधिगम एक डैश और जटिल प्रक्रिया है। तो अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? तो क्या जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, या फिर सरल और रैखिक प्रक्रिया, या फिर सरल और व्यक्तिगत प्रक्रिया, या जटिल और निष्क्रिय प्रक्रिया है? तो अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को जो है सुसज्जित बनाने के लिए अध्यापकों को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए। क्या टालना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, समझना चाहिए, फिर अनदेखा करना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका, समझना चाहिए। जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाएं जो विविधता होती है उनको समझना चाहिए, ना कि टालना, उपेक्षित या अनदेखा करना चाहिए। 21 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए कि बजाय वातावरण के? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? क्या कक्षा में अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए कि बजाय प्रतिस्पर्धिक, या फिर प्रतिस्पर्धिक और संयोगिक, या फिर भावावेश सुसाध्य, या फिर प्रतिस्पर्धिक और सुसाध्य? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है। करण निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? तो क्या पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया जीवन सीख रहे हों, या फिर सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण पर बल देना, या फिर वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हों, या फिर प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर जो है उत्पन्न कराना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 22 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा इसका। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो। पाठ मतलब वही जो है निकटतम विकास का क्षेत्र, या फिर ZPD जो होता है वही होता है पाठ। तो इसमें क्या होता है? विशेषकर पाठ उपलब्ध कराना अर्थात उनकी मदद करना जब विशेषकर विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा है, मतलब किसी नए कौशल में सीखने के लिए जो है छात्र की मदद अध्यापक करे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अपने आप की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, या फिर ऑप्शन सेकंड है बच्चे प्रत्ययों को जो स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है, या फिर बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उन्हें अन्वेषण यानी कि छानबीन की लालसा भी होती है, या फिर ऑप्शन फोर्थ कहता है बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। क्या बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यही आपको बताना था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सेकंड। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बच्चे जो है स्वयं किसी बारे में सोच सकते हैं, आसपास की घटनाओं पर विचार कर सकते हैं और उनको जो है आसपास की जानकारी लेने के लिए वो जन्म से जिज्ञासु होते हैं। तो ये सभी ऑप्शन सही होंगे, लेकिन थर्ड ऑप्शन आपका बच्चों के लिए नहीं होता है। बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, वो खुद से सोच सकते हैं, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निगेटिव पूछा, तो उसमें निगेटिव का भाई निगेटिव ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या होगा? बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या होता है? क्या वास्तविक करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता, या फिर ऑप्शन सेकंड कहता है निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं की और रुचियों की पूर्ति कराने में समर्थ नहीं है, फिर ऑप्शन थर्ड होता है साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिकता पैदावारी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए, या फिर ऑप्शन फोर्थ कहता है सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
जल्दी बताएं, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। अगर कोई बच्चा विद्यालय में असफल होता है तो उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती है, सीधा मैनेजमेंट और टीचरों की गलतियां होती हैं। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाया है और इसमें असमर्थ रहा है, इसलिए बच्चा असफल हुआ है। अगला प्रश्न है 25 नंबर। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है समूह एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने में से क्या होता है? समूह में एक दूसरे की सहायता करने से क्या होता है, ये बताना है आपको। क्या बच्चों की चिंतन प्रक्रिया पर जो आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं, या फिर ऑप्शन सेकंड कहता है बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो कि उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है, या फिर ऑप्शन थर्ड कहता है बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है, या फिर ऑप्शन फोर्थ कहता है बच्चों में प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में भिन्न रुकावट पैदा करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 25 नंबर का? 25 नंबर का सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट। बच्चों की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक विकास के स्तर पर पहुंच सकते हैं, यह इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र का आकलन की विविध विधियों का विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के लिए अनुसार परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस जगह पर? क्या अध्यापक केंद्रित, या फिर प्रगतिशील, या फिर पाठ्यपुस्तकें, या फिर आपका व्यवहारवादी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका प्रगतिशील। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित कर सकती है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कह रहा है कि विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विधियाँ होती हैं, विविधताएँ होती हैं, ये, या फिर आपका सेकंड ऑप्शन कहता है संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है, या फिर विकास सुरुचिपूर्ण सुसंगठित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटनाओं के कारण होता है, या फिर विकास एक सरल और एक दिशी प्रक्रिया है। तो विकास कैसा है ये यहाँ पर पूछा गया है 27 नंबर प्रश्न में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फर्स्ट। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा योगदान देता है आनुवंशिकता के साथ साथ में। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न करता है निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रणाम चिन्ह कौन सा होता है? तो क्या प्रतीकात्मक खेल को उभारना, या फिर तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्रगति रूप से मूर्त होता है, या फिर पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, या फिर वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 28 नंबर प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्रकृति रूप से मूर्त होता है। 28 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय के आगे क्या यहाँ पे होगा वो भरना है। क्या कोई भूमिका नहीं निभाता है, बहुत ही कम भूमिका निभाता है, प्राथमिक कारक है, या फिर द्वितीय कारक है? बच्चों में समाजीकरण में विद्यालय कैसा है ये पूछा गया यहाँ पर। तो 29 नंबर का प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये, जो बच्चे के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीय कारक होता है। पहला कारक कौन होता है? परिवार। पहला कारक परिवार होता है, दूसरा कारक होता है आपका विद्यालय बच्चों के समाजीकरण में। अब आज की वीडियो का जो है लास्ट प्रश्न है, ये 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये 30वां प्रश्न है। कह रहा है जो निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से
वयस्कों की अपेक्षा में अलग होता है। तो किसने? जीन पियाजे ने, लेवाइगोस्की ने, हावर्ड गार्डनर ने, फिर लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जीन पियाजे ने बताया था। तो ये थे आज की वीडियो के 30 प्रश्न 30 मिनट में हमने एक्सप्लेन साहित्य लगभग बताने की कोशिश किया है। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसी तमाम अन्य जानकारियों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।